Hey everyone, welcome to Pro PCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रो पीसीएस के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन 22 नवंबर 2026 को होना है एज पर द ऑफिशियल शेड्यूल। ओके, सो दिस इज क्लास 5 ऑफ प्रज्ञान सीरीज प्रो पीसीएस चैनल के माध्यम से। इस प्रज्ञान सीरीज के अंडर हम कोशिश कर रहे हैं आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी का कंटेंट प्रोवाइड करने की, जहां पर हमने हर एक वीडियो को लगभग 30 to 35 मिनट्स के ड्यूरेशन में फ्रेगमेंट किया हुआ है, जिससे आपको जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कम समय में आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। ये करने का हमारा प्रयास है इस सीरीज के माध्यम से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको फीडबैक दिया था कि जब वीडियो का ड्यूरेशन ज्यादा होता है तो डेटा कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, कई बार डेटा बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो जाता है एक ही वीडियो में, और अब जब वीडियो की ड्यूरेशन बड़ी होती है तो इंटरेस्ट भी कई बार आप लोग लैग करने लगते हैं प्रिपरेशन के दौरान, राइट। सो इस प्रयास से हमारी कोशिश ये है कि ऐसे सभी विद्यार्थी जो एक बड़ा कोर्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते या पेड कोर्सेज जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, आई एम नॉट सेइंग कि कोई भी पेड कोर्स गलत है, लेकिन यदि कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये तैयारी में सहयोग करने का हमारा छोटा सा प्रयास है। तो यदि आप भी एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और आप कोई पहला वीडियो देख रहे हैं प्रोपीसीएस चैनल का, तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमारे साथ जुड़े। और जो प्रीवियस क्लासेस हैं आपको साइंटिफिक ऑफिसर प्लेलिस्ट दिख जाएगी प्रोपीसीएस चैनल के अंडर में, तो जो साइंटिफिक ऑफिसर प्लेलिस्ट है आप उसको फॉलो कीजिए। पहले चारों क्लासेस देखिए और उसके बाद क्लास 5 में आइए। हमारी क्लासेस का पैटर्न ये है कि एक क्लास में हम टॉपिक का थ्योरी करते हैं, उसके क्लास में उस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार सिलेबस में देख लेते हैं। अभी हम क्लास 1 और 2, 3, 4 के माध्यम से ये वाला पार्ट यूनिट 1 का कवर कर चुके हैं। दिस इज कंप्लीटेड। ओके, अभी क्लास 5 है और क्लास 5 में आज हम ये वाला टॉपिक कवर कर लेंगे थ्योरीज की, और अगली क्लास में हम इसका ही इस पर बेस्ड ही एमसीक्यूज कवर करेंगे। ओके, ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा आपके जो भी फीडबैक है, आपको जो भी डाउट है, आप डेफिनेटली कमेंट्स के माध्यम से मुझे दे सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो कंटेंट की डिलीवरी है उसकी स्पीड को मैं स्लो करूं, तो मैं डेफिनेटली वो करने का प्रयास करूंगी, ठीक है। आपका जो भी फीडबैक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर इंप्रूवमेंट आपको लगता है या आप अलाइन नहीं करते, तो प्लीज आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी उसको इनकॉर्पोरेट करने की। ओके, दिस इज क्लास 5, देयर वाज द एरर। ओके, सो द वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ फोरेंसिक बायोलॉजी, लेकिन उसके अंडर जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम कवर कर चुके हैं, मैंने आपको सिलेबस में दिखाया। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, द सेल स्ट्रक्चर्स एंड माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। ये बहुत छोटी सा आप कह सकते हैं एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो शायद आप क्लास 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन कई बार इतने छोटे क्लास से पढ़ने के बावजूद भी कई बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको प्रोकैरियोट यूकैरियोट पूरी तरीके से आता है, तो भी आप ये वीडियो एक बार देख लीजिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट अस, ओके, और इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, इफ वी टॉक अबाउट लिविंग एंटिटीज, इफ वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी नो दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हमको पता है कि सेल्स जो हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और इसीलिए हम कह सकते हैं दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ओके, इसीलिए तो हम सेल को क्या कहते हैं, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नाउ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, किसके बेसिस पर, इस बात को ध्यान से समझिए कि देखिए सेल्स तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हम उन्हें स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ कहते हैं, लेकिन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेल का जो ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह सकते हैं कि कोशिका की जो संरचना है, उसके आधार पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। समझ में आया आपको? हमने समझा सेल जो है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम ऑर्गेनिजम्स को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें, सबसे बड़े डिफरेंस की यदि आप बात करते हैं, तो सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, इट इज द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ओके, ऑलराइट, नाउ ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है, अगर आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, सो देन इट इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। इसलिए एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस कहा जा रहा है, जो कि प्रोकैरियोट्स में दिखता है। लेकिन जहां पर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है,
एनक्लोज्ड विद इन द प्रॉपर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस अगर पाया जा रहा है तो वो यूकैरियोट है। अभी हम इसको समझेंगे, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज परेशान मत होइए, राइट। सो द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस इज द मेन criteria of dividing or classifying the organisms into prokaryotes and eukaryotes, ठीक है, ओके। एंड ऑल्सो द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोट्स में तो मिलते हैं लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलते। तो ये दो बेसिक डिफरेंस आप कह सकते हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। अभी हम यहाँ पर ही इसको कवर नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छे से इसे समझने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको इनसाइट देने के लिए था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ओके। देखिए सबसे पहले मैं आपको साइंस पढ़ने का तरीका बताती हूँ, ठीक है, विच इज ट्राइड एंड टेस्टेड। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पर इसे टेस्ट किया है और आज फिर से इसे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो इफ वी टॉक अबाउट एनी साइंटिफिक वी कैन से मैकेनिज्म और फिनोमेना, राइट। फॉर इंस्टेंस नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत कॉमन चीज है, हर बार पूछ लिया जाता है, डीएनए का स्ट्रक्चर, राइट, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी चीजें बहुत बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, ओके। सो आप एक बात समझ लीजिए कि आपको जो भी प्रोसेस याद करनी है बायोलॉजी में, कोई भी बायोलॉजिकल कंसेप्ट याद करना है, बेटर है कि आप या तो उसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, ठीक है, एक माइंड मैप जैसा अपना खुद का तैयार कर लीजिए उस टॉपिक को पढ़ के, या तो उसको डायग्रामेटिकली याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, फिर आप उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सो द बेस्ट वे इज कि आप उसका एक डायग्रामेटिक अप्रोच अपने दिमाग में याद रखिए, ताकि जब भी आप उसके बारे में सोचे आपको वो याद आ जाए और आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो उसी केस को फॉलो करते हुए हम पहले डायग्रामेटिकली समझेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल की ऑर्गेनाइजेशन में क्या अंतर होता है, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है, ओके, एज पर द सिलेबस, राइट। तो देखिए सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट बोथ ऑफ द सेल्स, सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमको क्या क्या कॉमन दिख रहा है, इसको थोड़ा सा देखने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो भाई हमको यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप यदि यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी साइटोप्लाज्म है। अगर आप यहाँ पे यूकैरियोट्स में देखिए, यूकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करें तो प्लांट सेल होता है, ठीक है, प्लांट सेल, एंड देन वी हैव द एनिमल सेल ऑल्सो, है ना, प्लांट सेल भी होता है और एनिमल सेल भी होता है। तो अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो वहां आपको सेल वॉल भी नजर आएगी, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, है ना। तो अगर आप प्लांट सेल को ऐसे यूकैरियोटिक सेल कंपेयर कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स के साथ, तो वहां आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगा, ओके, ऑलराइट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि यदि हम सिंपली, अगर हमको कुछ भी नहीं पता है दोनों के बारे में, अगर हम सिंपली इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो आप देख पाएंगे कि जो प्रोकैरियोटिक साइड है वो बहुत लेस डेवलप नजर आ रहा है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, कैन वी से दैट दे आर द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। क्या हम कह सकते हैं कि जो ये प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल है ये थोड़ा सा प्रिमिटिव टाइप का सेल रहा होगा, ठीक है, प्रिमिटिव यानी प्राथमिक स्तर का सेल रहा होगा, क्योंकि ये कम डेवलप्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप सेल ऑर्गेनल्स की भी बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में आपको कितने ढेर सारे ऑर्गेनल्स नजर आ रहे हैं, बट प्रोकैरियोट में नहीं आ रहे हैं, राइट। तो आप कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल है, एक प्राथमिक तरह की कोशिका है। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोटिक सेल वी कैन से दैट इट इज द एडवांस्ड सेल, कैन वी, ओके, we'll discuss and हम conclusion पे definitely towards the end of the session पहुंच जाएंगे, okay, alright, so yeah, let's proceed further। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले अभी आप सिर्फ टर्म्स को समझिए, ठीक है, किसका क्या फंक्शन होता है डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझेंगे। तो हमको सबसे पहले तो दिखाई दे रहा है कैप्सूल, ओके, देखिए इसका काम प्रोटेक्शन देना है। अभी हम एक बार फंक्शंस को समझेंगे। क्या हमको यहाँ यूकैरियोटिक सेल में कैप्सूल नजर आ रहा है? नहीं, हमको ये नजर नहीं आ रहा है, तो ये डिफरेंस तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं राइबोसोम्स की, है ना, तो राइबोसोम्स हमको यहाँ भी आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो जो राइबोसोम्स है हमको यहाँ नजर आ रहे हैं राइबोसोम्स, ठीक है, ऑलराइट।
टाइप अलग अलग होता है, टाइप ऑफ राइबोसोम्स अलग होते हैं, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख लीजिए कि दोनों जगह हमको यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में हमको राइबोसोम नजर आ रहा है। ठीक है, सेल वॉल हमको नजर आ रही है, प्रोकैरियोटिक साइड पे सेल वॉल है। ओके, एक रिजिड स्ट्रक्चर। जनरली बैक्टीरियल सेल को अगर हम बात करते हैं तो ये सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट, और प्रोकैरियोटिक सेल को समझना है तो बैक्टीरियल सेल को समझ लीजिए, आपका काम खत्म। ओके, ऑलराइट, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोट्स होते हैं, राइट? वी हैव ब्लू ग्रीन algae cyanobacteria as well, right? We have mycoplasma as well. So to try to understand one thing, I'm not saying the bacteria are the only प्रोटोजोन्स, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, सॉरी, प्रोकैरियोट्स नॉट प्रोटोजोन्स, आई एम सॉरी। बैक्टीरिया आर नॉट द ओनली प्रोकैरियोटिक सेल, बट अगर आपको समझना है प्रोकैरियोटिक सेल को तो आप बहुत अच्छे से बैक्टीरिया को समझ जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है सेल वॉल। ओके, सेल वॉल अगर आप प्लांट सेल की बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में, तो आपको प्लांट सेल में सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी। ओके, बट ये एनिमल सेल है तो यहाँ पर सेल वॉल आपको देखने नहीं मिल रही है। ठीक है, फिर हमको और क्या देखने के लिए मिला? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको देखने के लिए मिली, जो कि हमको यूकैरियोट्स में भी मिलेगी देखने के लिए। एंड देन वी हैव साइटोप्लाज्म। ओके, ओके, एंड देन वी हैव डीएनए। यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है? डीएनए। अब एक बात समझिए कि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता है। ओके, वी हैव द स्पाइरल डीएनए, ओके, जिसको आप प्लाज्मिड कहेंगे। ओके, एंड हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, विच इज अनऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल। जैसे अगर आप न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो न्यूक्लियस है, आपको पता है कि प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आपको यूकैरियोट में देखने के लिए मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, प्रॉपर आपका जेनेटिक मटीरियल जो है विद इन द न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओके, तो इसीलिए इसको आप न्यूक्लियस नहीं कह रहे हैं, ये न्यूक्लियोइड है। ओके, आप कह सकते हैं दैट इट इज नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस, दिस इज नॉट ट्रू न्यूक्लियस। इफ वी टॉक अबाउट न्यूक्लियोइड, it's not a true nucleus, or we can say that the genetic material will be confined in the nucleoid if we talk about the prokaryotic cell. Okay, all right, so that's about it. Now let's talk about the eukaryotic cell. ठीक है, तो यहाँ पे भाई न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा, ये तो एडवांस सेल है। यहाँ पे आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स देखने के लिए मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने के लिए मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ पर? यूकैरियोटिक सेल में, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये समझ गए हम। अब इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, फिर उसके बाद हम हर एक ऑर्गेनल जो है उसको ध्यान से भी समझेंगे। ठीक है, देखिए, अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं तो मैम आप ऐसे क्यों कह रहे हैं कि न्यूक्लियस एब्सेंट है? ये क्यों लिख दिया है भाई आपने? बिकॉज न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है, प्रेजेंट क्या होता है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, एब्सेंट क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, बट यूकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब यदि आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो प्रिमिटिव स्टेज का सेल है, सेल टाइप है, राइट? प्राथमिक स्तर का सेल टाइप है, तो कंपैरेटिवली उसका जो साइज है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल, राइट? सो द सेल साइज इज स्मॉल 1 to 10 μm, and in eukaryotes it's large 10 to 100 μm. प्लीज हैव अ नोट ऑफ दिस टेबल, ये बहुत अच्छी टेबल है। आपको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बस इतना ही समझना है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, डीएनए, सर्कुलर डीएनए आपको देखने के लिए मिलेगा प्रोकैरियोट्स में। बैक्टीरिया में जो सर्कुलर डीएनए होता है उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल में हमको लीनियर डीएनए देखने के लिए मिलेगा, ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। ओके, इफ वी टॉक अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया गया। सिंगल क्रोमोसोम आपको मिलता है प्रोकैरियोटिक सेल में, बट यूकैरियोटिक सेल में आपको मल्टीपल क्रोमोसोम्स देखने के लिए मिलते हैं। राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी हिस्टोन प्रोटीन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स जो है, आपने हिस्टोन ऑक्टोमर पढ़ा होगा, अपने बीएससी लेवल पे भी पढ़ा होगा, एमएससी लेवल पे भी पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए में आप पढ़ते हैं, क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ते हैं, तो अगर हम हिस्टोन प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो हिस्टोन प्रोटीन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है। ओके, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। याद रखना है, हिस्टोन protein is found in eukaryotes but not found in the prokaryotic cell. Okay, now membrane bound organelles नहीं होंगे, बहुत primitive टाइप का सेल है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में membrane bound organelles मिलेंगे। ठीक है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट
दैट इज राइबोसोम्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको 70s राइबोसोम देखने के लिए मिलता है। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, क्योंकि हई आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार बच्चे 80s 70s में कंफ्यूजन जो है वो आ जाता है दिमाग में, क्योंकि रिवीजन प्रॉपर नहीं होता। तो एक ट्रिक है छोटी सी, आपको पता है अभी हमने डिस्कस किया कि प्रोकैरियोट जो है वो प्रिमिटिव स्टेज का है सेल। ओके, सेल टाइप एक प्रिमिटिव स्टेज का सेल टाइप है। तो 70 जो है वो 80 से पहले हुआ होगा, राइट। प्रिमिटिव टू 80 है 70, राइट। तो आपको याद रखना है 70s जो कि 80 से पहले आता है, वो टाइप ऑफ राइबोसोम है जो हमको प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिलता है। क्या हमको समझ में आ गया ये ट्रिक कि हमको अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, ये प्रिमिटिव है, तो 70 या 80s में से हमको कौन सा राइबोसोम देखने के लिए मिलेगा? 70। ओके, जो कि 80 से प्रिमिटिव है, 80 के पहले आता है। ओके, ऑलराइट। चलिए, नाउ सेल डिवीजन यहाँ पे बाइनरी फिशन के द्वारा होगा, याद रखेंगे। यूकैरियोटिक सेल में ये माइटोसिस और मियोसिस के द्वारा होगा। सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट होती है। ओके, लेकिन अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, तो सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं मिलेगा आपको, प्लांट सेल और फंगल सेल वॉल फंगाई में आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगा। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्सिटी की यदि हम बात करते हैं, तो देखिए प्रिमिटिव स्टेज के सेल टाइप है, हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो बहुत सिंपल है, राइट। लेकिन यूकैरियोट उतने सिंपल नहीं है, दे आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑलराइट। नाउ एग्जांपल के लिए आप यहाँ बैक्टीरिया देख लीजिए, यहाँ प्लांट्स, एनिमल, फंगाई देख लीजिए, एल्गे देख लीजिए। ओके, ऑलराइट। सो दैट्स अबाउट द प्रोकैरियोट एंड द यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये हमने किस आधार पर ये विभाजन किया, किस आधार पर क्लासिफिकेशन किया, कि आपके जो सेल हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। अगर सिंपल है तो प्रोकैरियोट, कॉम्प्लेक्स है तो यूकैरियोट। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है तो यूकैरियोट, एब्सेंट है तो प्रोकैरियोट। समझ में आया? अगर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो यूकैरियोट, नहीं है तो प्रोकैरियोट। समझ में आया आपको ये? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, विच इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है, तो इसको जल्दी से याद कर लेंगे, आपने बचपन में भी पढ़ा है, और इस टेबल को आप बना भी लीजिए जहां भी आप पढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। शेप अगर आप बात करते हैं तो प्लांट सेल हैज अ फिक्स्ड शेप, एनिमल सेल इरेगुलर शेप आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट रहता है प्लांट में, बिकॉज उसको फोटोसिंथेसिस में अपना योगदान देना है, एनिमल सेल में नहीं होता। ठीक है, वैक्यूल बहुत लार्ज साइज के होते हैं प्लांट सेल में, वाटर स्टोर करते हैं, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट सेल को। लेकिन एनिमल सेल में न्यूमरस होते हैं, नंबर ज्यादा होते हैं, संख्या ज्यादा होती है, बट बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना। फूड स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में होता है प्लांट सेल में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी। एंड एनिमल सेल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। सेंट्रियोल्स जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्रेजेंट। ओके, एंड लाइसोसोम्स जो है वो बहुत रेयर है प्लांट सेल में, बट दे आर वेरी प्रोमिनेंटली सीन इन दी एनिमल सेल। ओके, तो ये डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे, बस एक टेबल, ये जो टेबल्स हमने डिस्कस किए उनको पढ़ के, इसलिए मैंने टेबल्स यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर आ जाते हैं, विच इज यू बैक्टीरिया वर्सेज आर्की बैक्टीरिया वर्सेज यूकैरियोट। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स है ना, उसके अंडर आर्की आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं और साइनोबैक्टीरिया, ये तीन हॉरिजॉन्स को हम मेजरली पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया है ना उसको भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है एज यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है उसको बैक्टीरिया का भी प्रिमिटिव वर्जन माना जाता है, आप कह सकते हैं मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ देम ऑल, राइट। तो अगर हम सेल टाइप की बात करें तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों प्रोकैरियोट्स हैं। ओके, दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं है, यहां से देख लीजिए दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं, दोनों में ही न्यूक्लियस नहीं है। लेकिन यू बैक्टीरिया में सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आर्की बैक्टीरिया में नहीं, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया का भी प्रिमिटिव स्टेज ऑफ सेल है। ठीक है, इसीलिए आर्की बैक्टीरिया जो है उसको एक्सट्रीम कंडीशंस में पाया जाता है। ओके, मिथेनोजेन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मिथेनोजेन बायोगैस बनाने में जो मदद करते हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आर्के का। ओके, एंड राइबोसोम दोनों में 70s रहेंगे और ऑर्गेनल्स दोनों में एब्सेंट रहेंगे। तो बस मेजर डिफरेंस क्या है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन आपको आरके में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में आपको, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आर्की बैक्टीरिया जो है वो आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यू बैक्टीरिया नॉर्मल हैबिटेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। राइबोसोम दोनों में सेम है। ठीक है, और इसको ही अगर आप यूकैरियोट के साथ कंपेयर करें तो यूकैरियोटिक सेल टाइप है यूकैरियोट्स का, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
अगर सेल वॉल की बात करते हैं तो अगर प्लांट की बात करेंगे तो सेल्यूलोज, फंगाई के बारे में बात करेंगे तो काइटिन। ओके, हैबिटेट जो है वो डाइवर्स होता है, राइबोसोम एटीएस का मिलता है और ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या ये हमको समझ में आया? क्योंकि ये सिर्फ 30 to 35 मिनट्स का वीडियो है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको सारी महत्वपूर्ण बातें समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ओके, तो अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं, -0.5 पे आप इसे सुनिए ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को एक बार जल्दी से अच्छे से समझते हैं। वैसे जो बेसिक चीजें आपके लिए जाननी जरूरी थी वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट को यदि आप विभाजित करेंगे, है ना, इस वर्ड को अगर आप डिवाइड ब्रेक करके समझेंगे, सो प्रो इज बिफोर एंड कैरी ऑन इज न्यूक्लियस। ओके, ऑलराइट, सो प्रोकैरियोट अगर एक्चुअल मीनिंग की बात करते हैं तो बिफोर न्यूक्लियस है ना। तो अगर हम समझना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स हैं दे आर एक्चुअली द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, एक बहुत प्रिमिटिव प्राथमिक स्तर का सेल टाइप है जहां पर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था। ओके, इसलिए बिफोर न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूक्लियोइड था बट प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं था, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं था, ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। इसीलिए हम अगर हम प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स को प्रोकैरियोट्स कहा ही इसलिए जा रहा है बिकॉज उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। That's why before nucleus. Okay, so prokaryotic organism are primitive, प्राथमिक स्तर के हैं, single celled unicellular organism that lack a true membrane bound nucleus and membrane bound organelles. ठीक है, ये definition आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया, आर्के, ओके, साइनोबैक्टीरिया जिसको आप फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट भी कह सकते हैं, जैसे नॉस्टॉक है, एनोबिना है, ऑसिलोटेरिया है, राइट, सॉरी ऑसिलेटोरिया है। सो ऑल ऑफ देम दे आर अंडर द प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बहुत जल्दी हम इसे देखेंगे क्योंकि हम स्ट्रक्चर समझ चुके हैं ना, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की तो ये जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेल्यूलर, सिंगल सेल्ड। ठीक है, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड और न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, डीएनए सर्कुलर और नेक्ड होता है और इसी सर्कुलर डीएनए को हम प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको ये इस फिगर में, ये वाला हिस्सा। ठीक है, सो दिस इज प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए रहेगा जिसको ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। ओके, ऑलराइट, देन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो हैं वो एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, सेल डिवीजन बाइनरी फिशन के द्वारा होगा, इनका साइज बहुत स्मॉल होता है, 1 to 10 म्यूमीटर्स। राइबोसोम 70s टाइप के होंगे। ओके, सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट है और रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल होता है मेनली। ओके, ये बात हमको समझ में आ गई क्या बहुत अच्छे से प्रोकैरियोट्स के बारे में। ओके, अब बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, प्लीज वहां पर मत जाइएगा आप, अभी हम सिर्फ प्रोकैरियोट्स के जनरल कैरेक्टर्स को यहाँ समझने की कोशिश करें, नहीं तो फिर आपको लग सकता है कि भाई कॉन्जुगेशन भी तो हमने बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, राइट, बट यहाँ पे हम सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का प्रयास करें। ठीक है, सो आई होप वी आर क्लियर विद दिस, लेट्स मूव फर्दर अहेड and let's try to understand the structure of the prokaryotes. Okay, so अगर आप typical prokaryotic cell के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैप्सूल नजर आ रहा है। ठीक है, क्या है कैप्सूल? So the outer most protective covering that is present in some prokaryotes और आप कह सकते हैं some bacteria, it is what we call as capsule. ठीक है, अब इसको आपको जल्दी जल्दी समझना है और ऐसे ही पॉइंट वाइज नोट कर लेना है ताकि आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स के नोट्स ना बनाने पड़े, क्योंकि आप उनको कभी रिवाइज नहीं कर पाएंगे, बिलीव मी, चाहे आप अभी कितना भी बड़ा बड़ा नोट बना ले, राइट, तो क्रिस्प फॉर्म में आपको लिखना है। तो कैप्सूल एक आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कुछ प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जिसका काम है टू प्रिवेंट अगेंस्ट द डिहाइड्रेशन, to protect from host immune system, help in the attachment to the surfaces and to increase the bacterial virulence. Okay, तो कैप्सूल का क्या क्या फंक्शन है इस बात को ध्यान से समझिए। डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है ये, ठीक है, जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उसके इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को या किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल को प्रिवेंट करता है कैप्सूल, और ये अटैचमेंट में मदद करता है, अलग अलग जो सर्फेसेस हैं उनसे अटैच होने में मदद करता है, एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस द बैक्टीरियल वायरुलेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं विथ सेल वॉल। तो कैप्सूल हमने पढ़ लिया, अब सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। ओके,
तो देखिए सेल वॉल जो है, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, पहले आपको कैप्सूल दिखेगा, कैप्सूल के बाद आपको सेल वॉल दिखेगी, ठीक है। तो ये एक रिजिड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, लेकिन ये किसके आउट, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जो सेल वॉल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है या इनसाइड होती है ना। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलेगी या उसके अंदर। तो याद रखिएगा that the cell wall is outside the plasma membrane, it is found or present outside the plasma membrane, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सेल वॉल जहां पर भी रहेगी, जहां पर भी, ब्लाइंडली आप ये फंक्शंस याद कर सकते हैं कि वो शेप देने का काम करेगी, मैकेनिकल सपोर्ट देगी, ऑस्मोटिक बस्टिंग से प्रिवेंट करेगी, एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। जो भी एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस हो सकते हैं उन सभी से बचाने का काम सेल वॉल करती है, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। और ये सेल वॉल कहीं पर भी आप सेल वॉल पढ़ेंगे उसका फंक्शन यही रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप कह सकते हैं जैसे एंट्री गेट होता है ना किसी भी बिल्डिंग का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर लाइक दैट, ठीक है। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सिलेक्टिव होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है। इट डज नॉट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ईच एंड एवरी मटेरियल इनसाइड द सेल, ओके। ये सिलेक्टिवली जो सिलेक्टिव मटेरियल है उन्हीं की एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है, ओके। सो इट इज इनसाइड द cell wall, okay, remember that, right? So plasma membrane is a selectively permeable membrane surrounding the cytoplasm, okay. Now let's talk about the functions. So it controls the entry and exit of the molecules, it also controls the transport of nutrients, it also helps in waste removal, and it also helps in respiration, okay. So number 1 controls the entry and exit of the molecules, transport of nutrients, waste removal, and helps in respiration, okay. Now let's talk about the cytoplasm, ठीक है। तो अभी तक हमने कैप्सूल के बारे में पढ़ लिया, we have talked about the cell wall, we have talked about the plasma membrane, and now we will be talking about cytoplasm। देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोकैरियोट्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो रहता है या नहीं रहता। तो जो प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइटोप्लाज्म। So cytoplasm is common in both prokaryotes and eukaryotes, ठीक है। तो ये एक जेली लाइक मैट्रिक्स है जिसमें एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स और राइबोसोम होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे क्योंकि यूकैरियोट्स में होते हैं, यहाँ प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, ठीक है। तो if we talk about the functions, so it is the site of metabolic reactions both in eukaryotes and prokaryotes, and आप कह सकते हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने भी हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स तो नहीं है लेकिन बाकी ऑर्गेनल्स तो है ना, जैसे कि राइबोसोम, राइट। सो आप कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म कंटेन्स द सेल्यूलर मशीनरी, ओके, क्योंकि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में ही है, राइट। सो इट इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड इट कंटेन्स द सेल्यूलर मशीनरी, ओके। चलिए सेल्यूलर मशीनरी का मतलब ऑर्गेनल्स है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विथ न्यूक्लियोइड। तो देखिए अभी हमने बात की थी, हमने डायग्राम में भी देखा था कि ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, राइट। तो क्या होता है भाई, जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर होता है। अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है बट न्यूक्लियोइड है, okay, the unorganized mass, right? So if we talk about the nucleoid contains the genetic material, okay, all right। जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियोइड में मिलता है, okay। आपको बहुत सारा स्पाइरल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में आपने देखा होगा, डायग्राम्स में जनरली बना होता है, that is nothing but nucleoid only, okay। So if we talk about nucleoid किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, it is not nucleus, okay, all right, and it has the genetic material, okay। DNA is not enclosed by a nuclear membrane in prokaryotes as we have already discussed, and इसके कैरेक्टर्स हैं सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, DNA नेकेड होगा, एंड हिस्टोन प्रोटीन्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। ये हमेशा पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट्स में आपको हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट मिलेंगे, DNA नेकेड होगा, एंड सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम पाए जाएंगे, ओके। लेट्स नाउ मूव टू प्लाज्मिड्स। तो प्लाज्मिड्स क्या है भाई, कुछ नहीं, द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो कि
क्रोमोसोमल डीएनए से सेपरेटेड रहते हैं. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट प्लाज्मिड्स, दे आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स that separates from the chromosomal DNA. छोटे छोटे जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो कि क्रोमोसोमल डीएनए से सेपरेट होकर आते हैं, उनको आप प्लाज्मिड कहते हैं. ओके, ऑलराइट. नाउ रिमेंबर दैट ये अगर हम प्लाज्मिड्स की बात करते हैं तो इनका क्या इंपॉर्टेंस है इसको समझिए. ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की यदि आप बात करेंगे तो इन्हीं प्लाज्मिड्स का इस्तेमाल किया जाता है. बैक्टीरियल अडेप्टेशन में ये मदद करते हैं एंड दे ऑल्सो कैरी द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स. ओके, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहाँ पर होता है, ये प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको प्लाज्मिड याद रखना है. Okay, all right, and it is used in genetic engineering and it also help in bacterial adaptation. Okay, so that's about plasmid, which is nothing but small circular DNA molecule which is separated from the chromosomal DNA. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइबोसोम्स. ये सारी चीजें हम प्रोकैरियोट्स के बारे में भी पढ़ रहे हैं, हम अभी यूकैरियोट्स में नहीं आए हैं. ठीक है, तो राइबोसोम्स की अगर आप बात करते हैं, दिस इज कॉमन फॉर बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा डायग्राम में राइबोसोम्स आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमको पता है बहुत पहले से. ठीक है, और प्रोकैरियोट्स हमने बोला है कि इसमें 70s राइबोसोम होंगे, हमने बहुत स्टार्टिंग में इसको याद कर लिया. ठीक है, अब इसकी जो सब यूनिट्स हैं वो याद रखना है. 50s द लार्जर सब यूनिट एंड 30s. आपको याद रखना है कि 70s जो रहेगा तो इसके दो सब यूनिट्स रहेंगे. 50s जो रहेगा इट इज द लार्जर यूनिट. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द 30s it is the small unit. Okay, ये आपको याद रखना है. Alright, so that's about ribosome. Ribosomes are the sites of protein synthesis. ये याद रखिएगा, बहुत important है. Ribosomes are the protein factory of cell, we can say, right? So if we talk about ribosomes, they are the site of protein synthesis. Okay, और prokaryotes में 70s ribosome होता है. Then if we talk about the subunits, 50s large subunit and 30s the smaller sub one. Okay, then let's talk about flagella. तो फ्लैजिला जो है, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फ्लैजिलम इज प्लूरल ऑफ फ्लैजिला. सो इफ यू टॉक अबाउट द फ्लैजिला, दे आर लॉन्ग विप लाइक अपेंडेजेस विच हेल्प इन मूवमेंट. ये जो आपको स्ट्रक्चर इस तरीके का दिख रहा है, विप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको ही हम फ्लैजिला कहते हैं. और इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन, एक तो मूवमेंट, लोकोमोशन, और ये एक टेक्निकल टर्म है जो मैं चाह रही थी आप समझे, कीमोटेक्सिस. कीमोटेक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट टुवर्ड्स द न्यूट्रिएंट्स. जहां पे भी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उसके टुवर्ड्स मूवमेंट में फ्लैजिला हेल्प करता है, जिसे हम कीमोटेक्सिस कहते हैं. तो ऑप्शन में कीमोटेक्सिस आता तो आप उसको ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि आपको मतलब ही नहीं पता, तो आप कैसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे. सो कीमोटेक्सिस इज मूवमेंट टुवर्ड्स द न्यूट्रिएंट्स. ओके, एंड देन पिलाई. ओके, आपको ये छोटे छोटे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इनको फिम्ब्रे भी कहते हैं. सो दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो बैक्टीरियल सरफेस पे पाए जाते हैं. दिस इज फ्लैजिलम एंड दिस इज पिलाई. ओके, सो याद रखिएगा, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सरफेस से अटैचमेंट में मदद करते हैं, और कॉन्जुगेशन जो डीएनए ट्रांसफर प्रोसेस होता है उसमें भी मदद करते हैं बैक्टीरिया को. ओके, ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट द पिलाई और फिम्ब्रिए. ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की. ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स में हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखे. सो वी स्टार्टेड विद कैप्सूल, अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो. ठीक है, उसके बाद हमने सेल वॉल देखा, सेल वॉल के बाद हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन साइटोप्लाज्म, देन न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड. ठीक है, देन राइबोसोम, फ्लैजिला एंड पिलाई. ओके, दैट्स फिम्ब्रिए. सो ये आपको याद रखना है, इनके फंक्शंस एक बार रिएट्रेट कर लेंगे आप. ओके, लेट्स नाउ गो अहेड विथ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अभी हमने बात की है कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे पोजेस द ट्रू न्यूक्लियस. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है. ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड रहता है. ओके, एंड साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, ऑलराइट, सो इफ वी टॉक अबाउट यूकैरियोट, जैसे हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में बात की थी तो बिफोर न्यूक्लियस हमने पढ़ा था, है ना. यूकैरियोट्स, यू इज ट्रू, कैरियन का मतलब वही होता है न्यूक्लियस, राइट. सो ट्रू न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिजम्स
राइट, जो ट्रू न्यूक्लियस होल्ड करते हैं दे आर यूकैरियोट्स। प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई, प्रोटोजोन्स, हमने ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पर देख लिए। एंड प्रोकैरियोट्स जो है वो प्रिमिटिव है, ओके, बहुत बेसिक सा सेल टाइप है, बहुत सिंपल है। यूकैरियोट्स कॉम्प्लेक्स है। और अब हम इनके ऑर्गेनल्स को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट का मतलब ही है ट्रू, having true nucleus, right? Carry-on is nucleus, U is true, right? So the organisms who possess a true nucleus वो eukaryotic organisms है, इनके पास membrane bound organelles present होते हैं। DNA जो है वो क्रोमोसोम में अरेंज होंगे, ओके। याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, क्रोमोसोम्स के अंदर हमको DNA अरेंज्ड मिलेगा, ओके। सेल्स ज्यादा बड़े होंगे साइज में, 10 to 100 म्यूमीटर्स, एंड बहुत कॉम्प्लेक्स भी होंगे। सेल डिवीजन माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा होगा। राइबोसोम यहाँ पर एटीएस टाइप के होंगे, और सेल्स यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी हो सकते हैं, जैसे ईस्ट की आप बात करेंगे तो, ओके, इट्स अ यूकैरियोट बट यूनिसेल्युलर, ठीक है। सो दैट्स अबाउट द यूकैरियोट्स। लेट्स नाउ प्रोसीड फर्दर with the सेल ऑर्गेनल्स और द स्ट्रक्चर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कैप्सूल पढ़ा? नहीं, कैप्सूल नहीं पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे कैप्सूल देखने के लिए नहीं मिलता, ओके। सो हियर वी हैव द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आप प्लांट सेल की बात करेंगे तो वहां सेल वॉल देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे एक जनरल यूकैरियोटिक सेल की आप बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन इज कॉमन, ओके, व्हिच इज नथिंग बट अ थिन सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन जो कि सेल को सराउंड करती है। और फंक्शन वही रहेगा जो हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा, ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करेगा बिकॉज इट्स सिलेक्टिवली परमेएबल, वेस्ट मैनेजमेंट को रेगुलेट करेगा, सेल सिग्नलिंग को रेगुलेट करेगा, एंड ऑल्सो प्रोटेक्शन। यहाँ पे सेल वॉल आपको प्लांट सेल में देखने के लिए मिलेगा, हमने डिफरेंस में पढ़ लिया है, ओके। सो नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हमको कैप्सूल देखने के लिए नहीं मिला, ओके। नाउ लेट्स मूव टू न्यूक्लियस। यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस है, एंड द न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। अगर आप न्यूक्लियस की बात करते हैं, आप कह सकते हैं इट इज एक्चुअली द ब्रेन ऑफ द सेल। जितनी भी प्रोसेसेस हो रही हैं आपके सेल में, उन सभी को कंट्रोल कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट कौन है? आपका न्यूक्लियस, राइट। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, ऐसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। आपका क्रोमेटिन देखने के लिए मिलेगा आपको एट द न्यूक्लियोलस, रिमेंबर दैट, ओके। तो कंपोनेंट्स which are there inside the nucleus are the nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin and the nucleolus, right? Now let's talk about the functions. So nucleus genetic material को स्टोर करता है, सेल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, एंड साथ ही साथ ये प्रोटीन सिंथेसिस को भी रेगुलेट करता है। आप कह सकते हैं, मैंने भी कहा कि ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। सेल में होने वाली जितने भी फंक्शंस है उन सबको कंट्रोल करने का काम जो है वो आपके न्यूक्लियस का है। तो सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है, एंड इट ऑल्सो रेगुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसके पास आपकी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, ओके, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है, राइट। लेट्स नाउ मूव फर्दर अहेड विथ माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, तो बहुत विविड है, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए होती हैं, लेकिन आपसे एज पर द डिमांड ऑफ द सिलेबस आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर इन डेप्थ में होता तो आपको एक एक ऑर्गेनल को पढ़ने के लिए बोला जाता, बट ऐसा नहीं है, ओके। एक यूनिट का सिर्फ एक पार्ट है प्रोकैरियोट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के सेल स्ट्रक्चर्स को समझना, ओके। तो आप उसके स्ट्रक्चर को समझ रहे हो। आप जो ऑर्गेनल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे ही आपने अपने बेसिक क्लासेस में इसके स्ट्रक्चर को एक पढ़ा होगा, आप एक बार उसको रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में ऑर्गेनल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी रफली एक बार बता दूंगी, आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस? बिकॉज ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, राइट। तो एटीपी प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और याद रखिए कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इट इज सेमी ऑटोनॉमस। व्हाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों की बात आप याद रखिएगा, इन दोनों के पास ही खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है असर्शन रीजन के टाइप में, ठीक है। सो
माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसलिए हम उन्हें सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. इसका फंक्शन है एटीपी को प्रोड्यूस करना और सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना. ओके, सो दैट्स अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये एक नेटवर्क है. ओके, किस चीज का नेटवर्क है? मेम्ब्रेनस चैनल्स का नेटवर्क है और इसका मेन काम ट्रांसपोर्टेशन है. ये एक ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई की तरह काम करता है आपके सेल में. दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, द RER एंड द SER. द RER इज RER बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम्स. ओके, ऑलराइट. तो अगर हम RER की बात करते हैं, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो रफ इसलिए होती है क्योंकि उसके सर्फेस पे राइबोसोम्स होते हैं. ओके, और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. सो RER, if we talk about the function of RER, rough endoplasmic reticulum, the function will be protein synthesis and it contains ribosome. ठीक है, लेकिन यदि आप SER की बात करेंगे, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट. तो ये दो टाइप का होता है, द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, ऑलराइट. सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर आप बात करते हैं तो इसमें राइबोसोम नहीं होते, और अधिकतर क्वेश्चन अगर ट्रिकी बनाना है तो वो आपसे SER से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि RER सबको पता होता है कि RER में राइबोसोम है, SER में राइबोसोम नहीं है तो पता है, लेकिन फंक्शन क्या है? तो ये लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है. लिपिड्स की सिंथेसिस जो है सेल के अंदर वो यहाँ पर होती है, और साथ ही साथ ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है. ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो आपको याद रखना है. तो स्मूथ ER लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है एंड डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है. ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे with the next part, that is Golgi apparatus. Okay, so if we talk about the Golgi apparatus, आपको याद रखना है कि Golgi apparatus एक तरीके के पोस्ट ऑफिस के जैसा होता है. ओके, why I am calling it so? because यहाँ पे बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आता है, मटेरियल जो है वो आता है, और उसके बाद कहाँ किसको किस चीज को कहाँ भेजना है सेल के अंदर, वो काम पूरा Golgi apparatus करता है. ठीक है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड सीक्रेशन. ठीक है, सो सबसे पहले Golgi apparatus प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन करता है, उसकी लेबलिंग करता है कि कहाँ जाना जरूरी है, उस हिसाब से पैकेजिंग करता है, एंड देन ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, ऑलराइट. कौन करता है? Golgi apparatus ही करता है. ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द Golgi apparatus, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग एंड सीक्रेशन. ठीक है, तो प्रोटीन्स का मॉडिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग करेगा, लेबलिंग करेगा प्रॉपर जो भी मटेरियल है सेल के अंदर, एंड ऑल्सो द ट्रांसपोर्टेशन. Okay, now let's talk about the suicidal bags of the cell, which are nothing but lysosomes. Okay, now why do we call them so? That's again very very important, because if we talk about the lysosomes, they have the hydrolytic enzyme. ओके, तो ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं ये डैमेज्ड ऑर्गेनल्स को ब्रेक करने में हेल्प करते हैं. ओके, तो देखिए एक बात समझिएगा कि जब भी कोई ऐसे ऑर्गेनल्स हो जाते हैं सेल में जो कि डैमेज्ड है, ठीक है, तो उनका प्रॉपर डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, राइट. उनके रिमूवल के लिए लाइसोसोम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको सुसाइडल बैग इसलिए कहा जाता है कि कई बार वो पूरा सेल ही डाइजेस्ट कर लेता है. Okay, so if we talk about lysosome, they are known as the suicidal bag of the cell. They contain the hydrolytic enzyme, very very important. ठीक है, और इसके फंक्शन की यदि आप बात करेंगे तो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड द रिमूवल ऑफ डैमेज्ड ऑर्गेनल्स. तो जो भी डैमेज्ड ऑर्गेनल्स है उनका रिमूवल लाइसोसोम के द्वारा होता है, और इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का काम भी लाइसोसोम करते हैं. ओके, सो लेट्स नाउ प्रोसीड फर्दर विथ राइबोसोम्स. अगेन दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एवरीवेयर. अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे वहां पर भी दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट्स तो यहाँ पर भी राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, बट हियर दे आर, इफ यू टॉक अबाउट द टाइप, इट्स ATS. ओके, ATS राइबोसोम हमको यहाँ पर मिलता है. अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे 70S राइबोसोम. सो ATS राइबोसोम है, जिसके यूनिट्स की अगर आप बात करेंगे सो 60S एंड दी 40S. ओके, पहले हमने 70-30 देखा था, यहाँ पे 60S इज द लार्ज सब यूनिट एंड 40S इज द स्मॉलर वन. ठीक है, ऑलराइट. सो दैट्स अबाउट राइबोसोम, जिसका काम प्रोटीन सिंथेसिस है. ये कहाँ पर मिलेगा? RER के पास. ठीक है, एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S. द लार्जर सब यूनिट इज 60S, स्मॉलर वन इज
40 years. Okay, all right. Now let's talk about the vacuoles. तो vacuoles जो हैं वो plants में ज़्यादा prominent मिलते हैं as compared to animal cells. Animal cells में छोटे होते हैं but numerous होते हैं, ठीक है. Vacuoles are the membrane fluids. इनका जो काम है water को store करना, food को store करना और waste accumulation. ये एग्जाम में आता है, आप लिख देते हैं none of the above is correct. but याद रखिएगा that waste accumulation is also a function of vacuoles. ठीक है, चलिए तो क्या समझ में आ गया. अब हम बात करें क्लोरोफिल, जो कि हम प्लांट सेल में देखने के लिए मिलेगा, एनिमल सेल में देखने के लिए मिलेगा. ओके, सो इट इज ओनली प्रेजेंट इन प्लांट. अगर उसके बारे में बात करते हैं तो इट इज सो एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, क्योंकि एंड आपको यहाँ पे भी राइबोसोम देखने के लिए मिलेगा. इसका फंक्शन हेल्प इन फोटोसिंथेसिस एंड अगेन क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस अच्छी होती है हीरोप्लाज्म. बट तो कैसे आ जाते हैं हम टोस के लिए साइड से आर्म से साइड से. तो सेल का स्ट्रक्चर किससे होता है, प्रोटोप्लाज्म बना होता है. आपने सोचा कि सेल शेप होल्ड कर पाते हैं कैसे, उसको स्पेसिफिक बताया दैट दिस स्केलेटन व्हिच इज आउट ऑफ द प्रीनियस. साइड से प्रोवाइड करता है जो सपोर्ट करता है एंडोप्लाज्म सेल मॉडल एंड अबाउट द ऑर्गेनल्स ऑफ यू आर वी कैन से सेल ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फ्यू. ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा वाज द गैप. ठीक है, इसमें सेल कम्युनिकेशन को समझ बाद में क्या समझ उस सॉरी देयर इज अ डिफरेंट प्लेस. उसके बाद हम एब्रो समझ, उसके बाद तो क्लोज सेक्टर एंड सबसे सेंस के मोमेंट जैसे okay, so I think that there's some bits my apologies for this. Okay, just a quick moment, sorry.